नमस्ते। षड्यंत्र के इस वीडियो में हम पात्रों के पदावनति की प्रक्रिया को समझेंगे। तो ये पहला भाग है और दूसरा भाग आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। पहले भाग में हम पदावनति की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। दूसरी अलग से जो वीडियो हमने बनाई है उस दूसरे भाग में हम पदावनति के उदाहरणों के बारे में समझाएंगे। पदावनति किसी भी पात्र के शक्ति और पद को एक या मध्यवर्ती स्थान नीचे किए जाने को हम पदावनति या डिमोशन कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि राजा और अर्थशास्त्री और नारद इनका प्रमोशन या डिमोशन नहीं किया जा सकता। पदावनति होने की दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है अशांति। यहां किसी भी पक्ष की हानि अथवा सेना में अशांति के कारण सेना के किसी भी प्रहारक अथवा उत्तरदायी पात्र का पदावनति किया जा सकता है। दूसरा कारण है अधर्म। किसी भी सीमा के भंग होने पर युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती है और ऐसी स्थिति में उत्तरदायी पात्र का पदावनति किया जा सकता है। विशेष ध्यान दीजिए, यदि किसी भी एक पक्ष ने अशांति या अधर्म किया है तो दूसरा पक्ष ऊपर के दोनों कार्य करने पर भी अधर्मी नहीं होंगे। आइए हम दो कारणों में से प्रथम स्थिति अशांति, जिसको हम वायलेंस भी कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला उदाहरण हम प्रहारक पर दोष उसको समझते हैं। यदि कोई पात्र अपनी स्वयं की क्षमता के आधार पर शत्रु पर घात करता है तो केवल प्रहारक पर ही अशांति का दोष लगेगा और उसकी पदोन्नति नहीं की जा सकती, बल्कि पदावनति ही की जा सकती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि गजारोही गुप्तचर पर घात लगा सकता है अपनी ही क्षमता के आधार पर। पहले उदाहरण को ही हम एक्सटेंड करके आगे बढ़ा के देखेंगे कि प्रहारक पर दोष कैसे लग रहा है। यहां देखेंगे प्रहार करने वाला राजा है और राजा गुप्तचर पर घात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल राजा पर ही दोष लग रहा है। इसी उदाहरण को हम एक और दृष्टि से देख सकते हैं, जहां पर राजा न घात करके बल्कि सेनापति विरोधी गुप्तचर पर घात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेनापति आत्मनिर्भर है और वह विरोधी गुप्तचर पर घात कर सकता है, इसलिए केवल सेनापति पर ही दोष लगेगा। इस अलग प्रकार के उदाहरण, जिसको हम दूसरे श्रेणी का उदाहरण बोल सकते हैं, यहां पर उत्तरदायी या सहायक पर दोष होता है। इसको समझते हैं। कोई भी अधिकारी, चाहे वह राजा हो या मंत्री हो या सेनापति हो, यदि शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सेना में हिंसा करवाते हैं तो उत्तरदायी सहायक पर अशांति का दोष लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पद्धति गुप्तचर पर घात नहीं कर सकता, परंतु पद्धति के द्वारा सेनापति से शक्ति ली गई है और शक्ति प्राप्त होने पर पद्धति गुप्तचर पर घात कर सकता है। तो उत्तरदायी कौन हुआ इस बार? सेनापति हुआ। तो सेनापति पर जो कि उत्तरदायी है, इसलिए इसका दोष लगेगा, ना कि पद्धति पे है। इसी दूसरे उदाहरण को हम और आगे समझते हैं, एक नया उदाहरण बनाकर। यहां देखेंगे आप कि पद्धति विरोधी गुप्तचर पर अपने सहायकों के माध्यम से घात कर सकता है। और सहायक कौन हो सकते हैं? सहायक उसके सेनापति हैं, गुप्तचर हैं और राजा हैं। ऐसी स्थिति में तीनों सहायक
पति की सहायता कर सकते हैं और तीनों को उत्तरदायी मानते हुए दोष दिया जा सकता है और तीनों दोषी हैं। इस विशेष उदाहरण में आप देखेंगे, जो कि दूसरे उदाहरण का ही आगे का भाग है, कि यहां पर शूरवीर या नाइट को 2 कदम चलने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति किससे ले सकता है? सेनापति या गुप्तचर से, जो कि उसके संपर्क में है, और 2 कदम चलते हुए वह विरोधी के गुप्तचर पर घात कर सकता है। विशेष ध्यान दीजिए कि दोनों सहायक ऐसी स्थिति में दोषी हैं। दूसरे उदाहरण के एक और भाग में हम देखेंगे, शूरवीर विरोधी गुप्तचर पर घात करने के लिए उसको 2 कदम चाहिए, और चूंकि राजा और अर्थशास्त्री दोनों युद्ध क्षेत्र में ही हैं, इसलिए युद्ध क्षेत्र राजलोक बन चुका है, और राजलोक बनने के कारण सभी पात्रों को स्वतः शक्ति मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में शूरवीर 2 कदम चलकर बड़ी आसानी से विरोधी गुप्तचर पर घात कर सकता है, और चूंकि राजलोक बनाने के लिए राजा और अर्थशास्त्री उत्तरदायी हैं, इसलिए राजा और अर्थशास्त्री जो कि शूरवीर से संपर्क में नहीं भी हैं, तो भी राजा और अर्थशास्त्री पर अशांति का दोष लग जाता है। दूसरे उदाहरण के विशेष भाग में हम देखेंगे कि राजलोक और सहायक दोनों पर दोष लग रहा है। शूरवीर गुप्तचर पर घात करने का प्रयास कर रहा है और उसको 2 कदम चलने हैं। राजा और अर्थशास्त्री के युद्ध क्षेत्र में होने के कारण युद्ध क्षेत्र राजलोक बन चुका है, और राजलोक बनने पर शूरवीर को स्वतः शक्ति मिल जाती है। तो राजलोक यहाँ पर शूरवीर के सहायक के रूप में कार्य कर रहा है, और साथ साथ में जो शूरवीर से संपर्क में सेनापति और उसके स्वयं के गुप्तचर भी हैं, तो ये भी सहायक हैं। तो राजलोक और सहायक ये 1, 2, 3, 4 से अंकित हैं, ये सभी शूरवीर के सहायक हैं। अशांति का दोष लगेगा। पहली स्थिति को हमने उदाहरणों सहित समझा। अब हम दूसरी स्थिति, जिसमें अधर्म की व्याख्या करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी सीमा के भंग होने पर युद्ध की स्थिति में उत्तरदायी पात्र का पदावनति किया जा सकता है। प्रथम स्थिति या फर्स्ट रीजन, जिसको हम वायलेंस भी कहते हैं, इसको हम पीछे समझा चुके हैं। यदि आपको समझना है तो फिर से आप देख सकते हैं। अधर्म के लिए हम पहला उदाहरण देखते हैं, जहां सहायक या उत्तरदायी पर दोष लगता है। देखिए आप, यहाँ गजारोही युद्ध सीमा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और सीमा तोड़ने के लिए उसको राजा अथवा सेनापति अथवा गुप्तचर, इन तीनों की सहायता प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में तीनों के तीन चूंकि उसके संपर्क में हैं, इन तीनों पर दोष लगेगा यदि गजारोही युद्ध सीमा का तोड़न करता है या भेदन करते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जहां पर राजलोक और सहायक दोनों पर दोष लगता है। देखिए, राजा और अर्थशास्त्री युद्ध क्षेत्र में होने के कारण युद्ध क्षेत्र राजलोक बन चुका है, और ऐसी स्थिति में गजारोही स्वायत्तशाही और ऑटोनोमस बन चुका है, और गजारोही बड़ी सरलता से सीमा का भेदन कर सकता है। राजा और अर्थशास्त्री द्वारा राजलोक बना देने के कारण राजा और अर्थशास्त्री ने ही गजारोही को प्रेरणा दी, इसीलिए राजा और अर्थशास्त्री दोनों अधर्म के दोषी हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई पात्र अपनी स्वयं की क्षमता के आधार पर सीमा नहीं तोड़ सकता,
यहां तक राजा को भी सहायक की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि दूसरे उदाहरण के जैसा ही है। यहाँ राजा और अर्थशास्त्री ने राजलोक का निर्माण कर लिया है युद्ध क्षेत्र में, और राजलोक के निर्माण के होने के कारण गजारोही अपने ही युद्ध क्षेत्र से युद्ध सीमा को तोड़कर शत्रु क्षेत्र में जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको पर अधर्म का दोष लगेगा। तो अब हम अशांति और अधर्म का सारांश समझते हैं। यदि किसी एक पक्ष ने अशांति या अधर्म किया है तो दूसरा पक्ष इन दोनों कार्य को करने पर भी अधर्मी नहीं होंगे। अतः पहला अशांति या अधर्म करने वाला ही अधर्मी माना गया है, और अशांति या अधर्म केवल एक बार ही गिना जाने योग्य है। बाकी के कार्य अधर्म नहीं है बल्कि दुष्प्रभाव हैं। कोई भी अधिकारी यदि अशांत या अधर्मी चिन्हित है तो उसे पदोन्नति नहीं दिया जा सकता। कोई भी अधिकारी यदि अधर्मी या अशांत चिन्हित है तो उसे केवल पदावनति दिया जा सकता है अथवा उसी पद में रहने दिया जा सकता है। कोई भी अधिकारी यदि अशांत या अधर्मी चिन्हित हैं तो उसे पदावनति देने के बाद वह समान अधिकारी बन जाता है और अधर्म का दोष उसके ऊपर से हट जाता है। और जहां अधर्म का दोष हटा तो अधर्म के दोष हटने पर पदोन्नति का लाभ भी अधिकारी को दिया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले बता दिया था, षड्यंत्र के पात्रों की पदावनति को हमने दो भागों में विभाजित किया था। इस वीडियो में हमने पहले भाग के बारे में चर्चा की है। अगली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हम दूसरे भाग में के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस दूसरी वीडियो में हम षड्यंत्र के पात्रों की पदावनति या डिमोशन के उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।